हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जनरल साइंस की बायोलॉजी की क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम उसी को कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है। और उसके बाद फिर अगला सिस्टम जो ह्यूमन एनाटॉमी में है, एक्सक्रीशन सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो शुरुआत हम करेंगे आज के सेशन की पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जो कि थोड़ा सा बचा हुआ था। उसको कंप्लीट करने के बाद उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के तरफ चलेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र की बात हम करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि खाना जब हमारे आमाशय यानी कि स्टमक तक आता है तब तक क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब स्टमक स्टमक से पच करके खाना जो है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं हल्का सा रिवाइंड आपको करवा देता हूँ 5 मिनट के अंदर, ताकि आपको एक लिंक बन जाए पिछली क्लास से। मैंने आपको ये बताया था कि खाना जो है वो दो तरह से, मतलब उसके पाचन में दो चीजों या दो दो तरह के अंगों का योगदान रहता है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव टनल। ठीक है, एक एक होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव टनल, है ना। ये एक लंबी नलिका होती है, एक लंबी पाइप होती है जो हमारे मुंह से लेकर के रेक्टम तक फैली रहती है। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव टनल जो है इसी के अंदर हमारा भोजन पचता है। ये हमारे मुंह से शुरू होकर के रेक्टम तक रहती है। ठीक है, इसी में पूरा भोजन पचता है। इसी के अंदर हमारा इसी के अंदर हमारा स्टमक भी आता है, इसी के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी आती है, इसी के अंदर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी आती है, इसी के अंदर हमारी फूड पाइप यानी कि एसोफेगस भी है। तो वो सब इसी के अंदर होता है। और कुछ होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके अंदर खाना पचता नहीं है, लेकिन वो खाने को पचाने में मदद करते हैं। जैसे कि जीभ है, अब जीभ के अंदर खाना नहीं पचता, है ना। जीभ से जो लार निकलती है उस लार का योगदान होता है खाने को पचाने में। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। जैसे दांत है, दांत के अंदर खाना नहीं पचता है, लेकिन दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिससे उसका पाचन आसान होता है। इसी तरीके से और भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जिनमें खाना जाता नहीं है, खाना पचता नहीं है उनके अंदर, पर वो किसी न किसी तरह से खाने को पचाने में योगदान देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा खाना सबसे पहले हम मुंह में रखते हैं, वहां से शुरू होता है। दांत उसे कुतरते हैं छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद जीभ जो है, जीभ पर छोटी छोटी सी बर्ड्स होती है जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। बर्ड्स को नहीं बोलेंगे, उसको ग्लैंड ही बोलेंगे, ग्रंथियां। ठीक है, तो जीभ के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिसको लार ग्रंथियां बोलते हैं, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां होती है, जैसे ही हम खाना चबाने लगते हैं और मुंह में खाना जाता है तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है और इनमें से लार निकलने लगती है। ये जो लार लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज। वो अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट, जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू कर देता है। हालांकि पूरा डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का मुंह के अंदर, हल्का सा होता है। यानी कि जो पॉली सेकेराइड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो डाइसेकेराइड में टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो सुक्रोज है वो माल्टोज में कन्वर्ट होने लगता है। हालांकि अंदर और पाचन होता है, जब पेट में जाता है तो फिर वो और छोटे टुकड़ों में टूटता है। पर जो शुरुआती चरण है, जो प्रारंभिक चरण है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का, वो मुंह में शुरू हो जाता है, फिर बाकी का अंदर होता है। ठीक है, उसी के बाद हालांकि प्रोटीन वोटीन का पाचन यहाँ से शुरू नहीं होता है, वो अंदर ही होता है। उसके बाद क्या होता है, खाना जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है फ्राइनेक्स में। फ्राइनेक्स जो है ये जहां पर हमारा गला शुरू होता है, मतलब मुंह जहां खत्म हो जाता है, अंदर फ्राइनेक्स है। फ्राइनेक्स एक कॉमन नली होती है जो मुंह से भी जुड़ी है और नाक से भी जुड़ी हुई है ना। एक कॉमन नली है जो मुंह और नाक दोनों से जुड़ी हुई है ना। ये नाक से जुड़ी है, यहाँ पे मुंह से जुड़ी है। ये फ्राइनेक्स है। ये फ्राइनेक्स मुंह और नाक दोनों से जुड़ी हुई है। इसी के जरिए खाना भी अंदर जाता है और इसी के जरिए हवा भी अंदर जाती है। लेकिन यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है ना। वो वॉल्व जो है, जब आप खाना निगलते हैं और अंदर जाता है तो वो वॉल्व बंद हो जाता है, उस समय हवा अंदर नहीं जाती, ऐसा रहता है। तो फिर यहाँ पर आकर के दो भागों में बढ़ जाती है फ्राइनेक्स, है ना। एक से फिर हवा फेफड़ों, एक का कनेक्शन फेफड़ों तक होता है, लंग्स तक। ये विंड पाइप है।
हवा इससे अंदर जाती है। विंड पाइप को वैसे टेक्निकली ट्रैकिया कहा जाता है ना। तो ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जो है लंग्स से कनेक्टेड रहती है, यहाँ से नाक के जरिए आई हवा जो है वो लंग्स तक जाती है, फेफड़े तक जाती है। इसको बोलचाल की भाषा में विंड पाइप बोल देते हैं, पर वैसे इसका नाम ट्रैकिया है। इसी तरीके से इधर वाला जो हिस्सा है ये पेट से जुड़ा रहता है, स्टमक से। स्टमक में बोलचाल के लिए इसको पेट बोल रहा हूँ, वैसे इसको टेक्निकली आमाशय बोलते हैं हिंदी में, है ना। वैसे मैं इसको बोल रहा हूँ, वैसे मैं इसको बोल रहा हूँ पेट पेट, पर इसको आमाशय लिखना है ना, या आएगा भी तो आमाशय के नाम से आएगा। पेट को अपन बोलचाल में बोल देते हैं। ये जो आमाशय है इससे ये जुड़ी रहती है, हमारी फूड पाइप है, आहार नलिका इसको हिंदी में बोलते हैं और फूड पाइप बोलते हैं। वैसे इसका टेक्निकल नाम है एसोफेगस। अगर मुंह का कैंसर होता है तो ये आहार नली चोक हो जाती है, इसी को बोलते हैं मुंह का कैंसर। आपने सुना होगा, उसको टेक्निकली बोलते हैं कैंसर ऑफ द एसोफेगस। मुंह के कैंसर को टेक्निकली कैंसर ऑफ द एसोफेगस बोलते हैं, उसमें ये आहार नली का चोक हो जाती है फूड पाइप, ठीक है। तो ये जो है स्टमक से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे बीच में वॉल्व लगा रहता है, जब आप खाना निगलते हैं तो ये विंड पाइप क्लोज हो जाती है ताकि खाना उधर ना जाए, बाकी समय खुली रहती है। तो खाना जो है यहाँ से फ्राइनेक्स से होते हुए काय में चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है, और एसोफेगस के जरिए फिर कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, यानी कि स्टमक तक पहुंचता है। एसोफेगस में कुछ पाचन वाचन नहीं होता, खाना इसमें से केवल गुजरता है। ये बहुत ही ऐसी नरम सी नली होती है, इसीलिए जब इसमें से खाना अंदर से गुजरता है तो इसमें ऐसे अप डाउन, जैसे सांप को आप तो देखा हो, जब वो खाना खाता है तो उसकी बॉडी कैसे ऊपर नीचे होती है, वैसे इसमें भी संकुचन और प्रसरण, संकुचन और प्रसरण होता है, ठीक है, जिसको क्रमांकुचन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बता चुका था। स्टमक में जब खाना आता है तो फिर इसमें यहाँ पर आकर के जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस मिलता है। गैस्ट्रिक जूस खाने में मिक्स हो जाता है, वो गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट से निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, है ना। HCl हालांकि अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ पर वो काफी हद तक डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है ना। और वो हमारे आमाशय की दीवारों को टच नहीं हो पाता, अगर टच हो जाएगा तो आमाशय की दीवार फटने लगेगी, जिसको जिसको कि अल्सर बोलते हैं, पेट के छाले। वो टच इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि उसके और आमाशय के बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस झिल्ली बोला जाता है। म्यूकस झिल्ली जब डैमेज होती है, उस पर पैचेस बन जाते हैं, तो HCl का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वॉल्स के साथ होने लगता है, पेट की वॉल के साथ, जिसकी वजह से अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको पेट के छाले बोल देते हैं। एनीवे, यहाँ पर उसमें जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस मिलता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl तो होता ही होता है, HCl के अलावा और भी कई एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को भी फर्दर और ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन तो एमिनो एसिड में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है, पर सीधे नहीं होता। प्रोटीन से पहले पेप्टाइड बनेगा, पेप्टोड बनेगा, फिर एमिनो एसिड बनेगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन नाम का। पेप्सिन और रेनिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक है पेप्सिन, एक है रेनिन। दोनों प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। पेप्सिन और रेनिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है और ये दोनों ही प्रोटीन के पचाने में मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पर पेप्सिन निकलता है, वो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को प्रोटाइड में, ये प्रोटीन को पेप्टोड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि अभी भी पूरा पाचन नहीं हुआ, पर शुरुआती पाचन तो हो ही जाता है। यहाँ तक हम देख चुके थे, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो टूट करके पेप्टोड में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से, पेप्सिन की वजह से। और कार्बोहाइड्रेट भी फर्दर टूटता है। अब यहाँ से खाना जो है आमाशय से कहाँ घुसता है, तो अब जो है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ से हमको देखना है, ठीक है। छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, देखिए यहाँ पर भी पोषक कुछ बचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स है उनका डाइजेशन होता है और फिर उनको एब्जॉर्ब का मतलब है कि उसमें से जो काम की चीजें वो निकाल लेता है छोटी आंत, और जो बाकी वेस्टेज बच जाता है उसको आगे पहुंचा देता है, आगे पास कर देता है, धकेल देता है, काम की चीज को निकाल लेता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार एब्जॉर्प्शन भी शुरू होता है। अभी तक तो केवल डाइजेशन हो रहा था, लेकिन छोटी आंत में डाइजेशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। आप पूछ सकते हो कि सर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो खाना पच गया है पूरे तरीके से,
देखो कार्बोहाइड्रेट का जैसे पाचन मुंह से शुरू हो गया था, प्रोटीन का, तो जो खाना पूरी तरह से पच गया है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करके जो काम के पोषक तत्व है उनको खींच लेना, और बाकी जो वेस्टेज है उसको आगे बढ़ा देना, ये होता है एब्जॉर्प्शन। भाई जो खाना पूरी तरह पच चुका है, आप क्या करेंगे, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेंगे और जो बचा हुआ खराब चीजें उसको आगे बढ़ा देंगे। ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा तेल निकलते हुए घानी में से, घानी में से तेल निकलता जाता है और जो खली होती है उसको अलग करते जाते हैं, तो लगभग वैसे ही सिस्टम यहाँ पर भी रहता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये खाने का पाचन और अवशोषण दोनों करता है। ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं, ये ऐसी लंबी सी ऐसी एक नली जैसी होती है जो ऐसी गोल गोल आपस में गुथी हुई रहती है। इसके 3 हिस्सों के नाम याद रखना, एक का नाम है ड्यूडेनम, जूजेनम और ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। ये 3 जो है इसके पार्ट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब देखिए ये जो है हमारा, यहाँ से हमारा खाना अंदर आया, ठीक है, माउथ, यहाँ पे दांत है, टंग है, उससे अपने को लेना नहीं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो है फ्राइनेक्स है। ये 4th नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये फ्राइनेक्स है। ठीक है, 5वें नंबर पे हमारा एसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पे जो है वो है एसोफेगस। यहाँ पर आप आए, ठीक है, 6वें नंबर पे लीवर का काम तो बाद में आएगा, ये हमारा आमाशय है यानी कि स्टमक है 7वें नंबर पे। और उसके बाद आप ये 8वें नंबर पे आओगे, यहाँ पर जो है ये क्या है हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का काम बाद में आएगा। ठीक है, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा एक नली जैसी रहती है। इसके 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, इसी क्रम में सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, उसके बाद होता है जूजेनम, इनके इंग्लिश नाम भी, हिंदी नाम भी है पर इंग्लिश नाम याद रख लेना, और लास्ट होता है इलियम, हीलियम नहीं इलियम। ये 3 हिस्से होते हैं, शुरुआती हिस्सा ड्यूडेनम, फिर उसके बाद वाला जूजेनम और उसके बाद वाला इलियम। तो 3 हिस्सों में छोटी आंत बची रहती है। अब हम छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है वो देखते जाते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो ये 3 हिस्सों में, सबसे पहले काय में जाएगा, ड्यूडेनम में, फिर जाएगा जूजेनम में और फिर वहां से आएगा इलियम में। ठीक है, ड्यूडेनम क्या करती है, ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहिणी नहीं, ग्रहणी। ठीक है, ग्रहिणी नहीं बोलते, ग्रहणी बोलते हैं। तो क्या करती है ड्यूडेनम, पहले उसकी बात अगर हम करें तो ड्यूडेनम जो है ये बेसिकली स्टमक से खाने को लेती है, जिसको काइम बोलते हैं, स्टमक से खाने को लेती है। ठीक है, जो पेट है उससे अधपचा खाना जिसको हम बोल सकते हैं, पेट से अधपचे खाने को लेती है, जो कि अभी पूरी तरह से पका नहीं, आधा पचा है, पूरा नहीं पचा है, तो अधपचा भोजन जो है उसको ले लेती है काय से, स्टमक से, क्योंकि स्टमक से ये जुड़ी रहती है। स्टमक यानी कि आमाशय के बाद जो अगला अंग है वो कौन सा है, छोटी आंत है, और छोटी आंत में सबसे पहले कौन सा हिस्सा है, ड्यूडेनम है। इसलिए स्टमक से जुड़ाव किसका रहता है, छोटी आंत के किस हिस्से का जुड़ाव रहता है, तो ड्यूडेनम का जुड़ाव रहता है। तो ये स्टमक से आधा पचा जो अधपचा भोजन है वो किसको पास हो जाता है, ड्यूडेनम को पास हो जाता है। फिर ये लेती है लिवर से कुछ चीजें, लिवर से और आपके पेनक्रियास से, इन दोनों से कुछ कुछ चीजें लेती है। पेनक्रियास से ये लेती है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पेनक्रियास जो है इसमें खाना नहीं जाता, ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ये केवल खाने में मदद करता है, ये कुछ एंजाइम अपनी तरफ से देता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये जो पेनक्रियाज है जिसको हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है, ये जो पेनक्रियाज है ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ये उस पूरे लंबी नली का हिस्सा नहीं है जिसमें खाना पचता है, ये मददगार अंग है, सहायक अंग है। सहायक अंग है मतलब ये कुछ एंजाइम्स देता है छोटी आंत को जो खाने के पचने में मदद करता है। और साथ ही साथ लिवर, लिवर जो है जिसको यकृत बोलते हैं, ये भी एक्सेसरी ऑर्गन है। इसमें से भी कुछ ऐसी चीजें निकलती है जो पाचन में मदद करती है, जिसको खासतौर पे हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं ना, जो भी बोलो है इसको इंग्लिश में याद रखना, पित्त रस, बाइल जूस। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पर खाना जब स्टमक से आगे बढ़ा तो ये काय में आ गया, ये छोटा सा हिस्सा जो है ये क्या है, ये आप मान लो कि ये है हमारा ये मान लो आप, ये है हमारा
पेंक्रियाज, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। ये खाने में मदद नहीं कर, इसके अंदर खाना जाएगा नहीं, ये केवल पचाने में मदद करता है। और ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हमारी छोटी आंत है। ठीक है, जब खाना छोटी आंत में आता है तो इसमें इस पेंक्रियाज से निकले हुए कुछ एंजाइम आकर के मिलते हैं। पेंक्रियाज क्या करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है, और ये एंजाइम कहाँ आ जाते हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में आ जाते हैं, ड्यूडेनम वाले हिस्से में। साथ ही साथ ये है लिवर, ये जो आपको दिख रहा है 6वें नंबर का बड़ा, ये लिवर है, यकृत। इस लिवर में से निकलता है बाइल जूस, जिसको हिंदी में पित्त रस बोला जाता है। ये बाइल जूस भी कहाँ आ जाता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। तो ड्यूडेनम में दो चीजें आकर के अधपचे भोजन से मिलती है। जो अधपचा भोजन आमाशय की तरफ से यानी स्टमक की तरफ से ड्यूडेनम में प्रवेश कर गया था, जो अधपचा भोजन आमाशय की तरफ से यानी स्टमक की तरफ से छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में प्रवेश कर गया था, वहां पर उससे दो चीजें आके मिलती है। एक पेंक्रियाज से निकला हुआ एंजाइम्स, कई एंजाइम होते हैं, पेंक्रियाज से निकले हुए एंजाइम, और दूसरा लिवर से निकला हुआ बाइल जूस, ये दोनों आकर के उसमें मिलते हैं ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ और फर्दर जो है डिकम्पोज होगा, मतलब और ज्यादा टूटेगा खाना छोटे हिस्सों में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। ये दोनों ही खाने को और छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। उसके बाद आता है जूजेनम और फिर इलियम। अब क्या होता है, वहां पर जो पाचन हुआ, यानी कि जो एंजाइम वगैरह बाइल जूस वगैरह ने जो पचाया खाने को, अब ये क्या करेगा, जूजेनम जो है उसमें आ जाएगा खाना, है ना। पचा हुआ भोजन कहाँ आ जाएगा, जूजेनम में आ जाएगा। और जूजेनम क्या करेगा, जूजेनम जो है वो इस पचे हुए भोजन में से जो काम की चीजें हैं उसको धीरे धीरे क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे खाना पच गया, अब उसमें से जो हमारे काम की चीज, जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ काय में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब बॉडी को तो क्या चाहिए, ग्लूकोज ही चाहिए, अब इससे ज्यादा ये नहीं पचेगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सरलतम रूप है, इससे अधिक ये नहीं पचेगा। ये सबसे सरलतम रूप हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो जूजेनम है पचे हुए खाने में से ग्लूकोज को निकाल लेगा, क्योंकि काम का ग्लूकोज ही है, बाकी सब वेस्टेज है। सारा का सारा खाना जो हमने खाया था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो काय में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था, खाना खाया था, उस कार्बोहाइड्रेट का काय में कन्वर्शन हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्जन हो गया। अब ये पूरी तरह पच चुका है, पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये और फर्दर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा टुकड़ा नहीं है, इससे छोटा अणु नहीं है। तो अब ये ग्लूकोज जो है ये खून को भेजा जाएगा, रक्त को, और रक्त जो है वो पूरे शरीर की कोशिकाओं तक इसको ले लेके जाएगा, पूरे शरीर की सेल्स तक इसको ले लेके जाएगा। और फिर वहां सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ों के जरिए अंगों तक पहुंची है, उस ऑक्सीजन और इस ग्लूकोज के बीच में रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनेगी। उसी एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी बनी उसी से हमारा जीवन चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञान रखना। इसी तरीके से प्रोटीन पच करके काय में कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेगा, ये जो जूजेनम है उस एमिनो एसिड को निकालेगा खींच के, और जो वेस्टेज है उसको आगे पास कर देगा, है ना। तो ये जो जूजेनम है ये खाना जो पच चुका है पूरी तरह से, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालता है जो बॉडी के काम के हैं, और उनको काय को सौंप देता है, खून को दे देता है, रक्त को, और कहता है जा इसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जहां जितनी जरूरत है लेकर के चलेगा। और जो बचा हुआ खाना है उसको काय में, जो बचा हुआ खाना नहीं, अब तो वो वेस्टेज है, उसको काय में सरका देगा, आगे इलियम में सरका देगा। अभी भी हो सकता है कि कुछ खाना ना पचा हो, उसमें पानी भी रहता है, पानी वानी अभी नहीं एब्जॉर्ब हुआ है, केवल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए। अब जो बची हुई चीजें उनको ये आगे काय में सरका देगा, इलियम में सरका देगा। तो कुछ खाना जो पच चुका था उसमें से जो मूल पोषक तत्व है उनको खींच लेगा, रक्त को दे देगा आगे बढ़ाने के लिए, और बाकी जो बची हुई चीजें उसको आगे इलियम में खसका देगा। अब इलियम में कुछ तो वेस्टेज है, और बाकी कुछ अभी और चीजें हैं जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुई है या पची नहीं है, वो आगे और आगे एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इलियम में जब खाना जाता है
तो इलियम जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। B12 जो है वो इलियम में एब्जॉर्ब होता है। विटामिन बी का एक वेरिएशन है, वेरिएंट है विटामिन B12, ये इलियम में एब्जॉर्ब होता है। और बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी इलियम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें और होती है जो बच जाती है, वो इलियम में जाकर के आगे एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इलियम जो है, इलियम में विटामिन B12 और बाइल जूस एब्जॉर्ब होगा, फिर इलियम क्या करेगी, बचे हुए खाने को आगे बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगी। ठीक है, तो इस तरह से तीन हिस्से होते हैं छोटी आंत के, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। सबसे पहले आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पेट से कनेक्टेड रहता है, पेट से आधा पचा हुआ या अध पचा खाना काय में आता है, ड्यूडेनम में आता है। जब ड्यूडेनम में खाना आता है तो इसमें दो चीजें मिल जाती है, एक पेनक्रियास की तरफ से निकलने वाला एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम होते हैं जो पेनक्रियास से निकलते हैं, और दूसरा बाइल जूस जो कि लिवर से निकलता है। ये दोनों ही ड्यूडेनम में आके खाने में मिक्स होते हैं और खाने को और ज्यादा पचाना शुरू कर देते हैं, यानी उसको और ज्यादा डिकम्पोज करने लगते हैं। खाना पच जाता है बहुत हद तक, फिर आगे सरका दिया जाता है जूजेनम में। जूजेनम में खाने जो पच गया है पूरी तरह से खाना, उसके पोषक तत्वों को खींच के निकाल लिया जाता है और उसको ब्लड स्ट्रीम को दे दिया जाता है कि तू इसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के मुताबिक ले जा। तो खून भी उस सब को लेकर के शरीर के अलग अलग अंगों में सौंप देता है, जहां जितनी जरूरत होती है, जहां जिस तत्व की जितनी जरूरत होती है दे देता है, और बाकी बचा हुआ को आगे बढ़ा देता है। जुजेनम से आगे बढ़ा देता है। अब आगे क्या है, इलियम है। इलियम भी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। इलियम में जो और बच गया है, जैसे कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन B12 होता है, इसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बाकी बची हुई चीजें आगे बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा, इस ड्यूडेनम वाले हिस्से में बहुत सारे एंजाइम आकर के मिलते हैं पेनक्रियास की तरफ से, है ना। तो वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं और खाने को किस किस पोषक तत्व को किसमें तोड़ते हैं, वो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कौन कौन से एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्टिडेज। ठीक है, पेप्टिडेज। ये जो पेप्टिडेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ता है। मतलब यहाँ पर प्रोटीन का संपूर्ण पाचन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, क्योंकि प्रोटीन काय में टूट गया, एमिनो एसिड में। अब इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं टूटेगा। तो याद रखना कि जो हमारा पेट होता है यानी आमाशय होता है, उसमें प्रोटीन का शुरुआती पाचन होता है। प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में टूटता है ना। लेकिन और उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पेप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे शरीर के गैस्ट्रिक जूस में, मतलब पेट के अंदर, आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन। वो पेप्सिन प्रोटीन को शुरुआत में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। और एक और वहां पर एंजाइम होता है पेप्सिन के अलावा, जिसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन भी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, वो उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर उससे एक एंजाइम मिल जाता है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्टिडेज। और ये पेप्टिडेज एंजाइम जो है, ये इस बचे हुए प्रोटीन को, यानी कि जो और थोड़ा सा पचने वाला है, बच अभी पूरी तरह पचा नहीं है, उसको पूरी तरह से पचा देता है। यानी प्रोटीन जो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया था, उसको काय में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एमिनो एसिड में जैसे ही ये पेप्टाइड कन्वर्ट होता है, मतलब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए पेप्टिडेज नाम का जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना। पेप्टिडेज भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एमिनो पेप्टिडेज और एक होता है डाइपेप्टिडेज। हालांकि इतना आपको डिटेल में याद नहीं रखना है, आप तो केवल पेप्टिडेज का नाम याद रख लो। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद जो है, जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज है, उसको भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है सुक्रेज, है ना। ये सुक्रोज नहीं है, सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज जो है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी पूरी तरह थोड़ी पचा है, अभी उसका और पाचन होगा छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक होता है सुक्रेज। ये सुक्रेज जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। देखो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है पॉलीसेकेराइड,
फिर उससे छोटा होता है डाइसैकेराइड और सबसे छोटा होता है मोनोसैकेराइड। तो कुछ पाचन तो जो है वो मुंह में से शुरू हो गया था, कुछ पेट में हुआ यानी आमाशय में हुआ, स्टमक में हुआ, है ना। अब जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो वहां पर जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है उसमें कुछ और एंजाइम मिलते हैं जो प्रोटीन को भी पचाते हैं। जैसे सुक्रेज नाम का एक एंजाइम मिलता है जो इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है यानी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। एक लैक्टोज होता है, लैक्टेज, ये जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है ना। उसके बाद एक माल्टेज होता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, एक लाइपेज होता है, लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो किस पोषक तत्व को किस में तोड़ते हैं यानी कि किस में उसको पचाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उनको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जो बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। वो पॉलीसेकेराइड पहले डाइसेकेराइड में टूटते हैं और फिर डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में टूटते हैं। तो इसी तरह से यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं। जैसे सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं और उधर वाले सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में। तो इसी तरह से ये सिंपलर हर कोई कन्वर्ट काहे में हो जाएगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी केवल ग्लूकोज को समझती है, बाकी बड़े मॉलिक्यूल्स को वो नहीं समझती मतलब उनको यूटिलाइज नहीं कर सकती। जब तक उसको आप ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं दे देंगे कार्बोहाइड्रेट, तब तक वो उसको यूज नहीं कर सकती, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है इस तरह तोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, अब प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फैट भी टूटेगा। फैट जो होता है ना बेटा, फैट फैटी एसिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दो चीजों से मिलकर फैट बनता है। जैसे प्रोटीन जो है वो काय में टूट जाता है, अमीनो एसिड में अल्टीमेटली। वैसे तो कई चरण से गुजरता है, पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से पेप्टोड बनता है, फिर जो है वो एमिनो एसिड बनता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोटीन को काय में कन्वर्ट हो रहा है, एमिनो एसिड में। जब वो एमिनो एसिड में टूट जाता है तो मानते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन हो गया पूरा। बीच वाले चरण में रहता है मतलब आधा पचा है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को अल्टीमेटली काय में कन्वर्ट हो जाना होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो मानते हैं कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। इसी तरह जो फैट होता है, वसा या चर्बी जिसको बोलते हैं, फैट का कन्वर्जन अल्टीमेटली काय में होता है, फैटी एसिड। फैट जो है वो फैटी एसिड से मिलकर के बनता है। जब फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो माना जाता है कि फैट का पूरा पूरा पाचन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन दोनों में ये टूटता है। ठीक है, तो फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। जब ये फैटी एसिड में पहुंच जाता है तो मान लेते हैं कि फैट भी पूरी तरह से पच गया, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। फैटी एसिड से मिलकर ही अल्टीमेटली फैट बनता है। ठीक है ना, तो ये काम कौन करता है, लाइपेज नाम का एंजाइम करता है। याद रखना, लाइपेज जो है वो फैट के पाचन में मदद करता है, यानी कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फैट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना लाइपेज इंपॉर्टेंट। क्या है, यही मेन मेन एंजाइम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फैट के पाचन के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम जो है वो मेन है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और फैट का पाचन शुरू ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और खत्म भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ऑलमोस्ट। आप याद रखना कि फैट जो है वो आमाशय में नहीं पचना शुरू होता है, आमाशय में प्रोटीन का काम होता है और कार्बोहाइड्रेट का। फैट का तो पाचन ही छोटी आंत से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इससे पहले फैट का डाइजेशन होना शुरू ही नहीं होता। मुंह के अंदर जैसे ही आपने खाना रखा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है जैसे ही लार मिलती है। खाना फाइनेक्स और एसोफेगस से होते हुए जब स्टमक में पहुंचता है तो वहां पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। कार्ब्स का तो हो ही रहा था, आगे भी होगा, लेकिन प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन वहां पर भी यानी स्टमक के अंदर भी फैट का पाचन होना शुरू नहीं होता। फैट का पाचन शुरू ही स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में होता है।
ठीक है, क्योंकि शुरुआती हिस्सा जो है वो ड्यूडेनम है। मेनली पाचन की प्रक्रिया तो ड्यूडेनम में ही होती है। ड्यूडेनम में तो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है और इलियम में बचे हुए तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है और आगे खाने को बचे वेस्टेज को आगे सरका दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें बाइल जूस भी हेल्प करता है, याद रखें। फैट के पाचन में, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की भी बहुत हेल्प होती है। मैंने आपको बताया ना, दो चीजें आकर के मिलती है यहाँ पर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, जिसको हिंदी में ग्रहणी भी बोलते हैं। ये जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, इसमें दो चीजें आके मिलती है। एक तो ये सारे एंजाइम जो कि कहां से आते हैं, पेनक्रियास से, अग्नाशय से, और एक लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, जिसको हिंदी में पित्तरस बोलते हैं। ये भी मदद करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। हाँ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है खाने का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना ज्यूजेनम में पहुंचता है, देखो पहले क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में तो ये सब काम हो गया, पच गया खाना जितना पचना था, थोड़ा और आगे पचेगा जो बचा हुआ है ड्यूडेनम, पर मैक्सिमम यहाँ पच जाता है 90% खाना। ये सब छोटी आंत का ही हिस्सा है। ड्यूडेनम है, स्पेलिंग ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो। स्पेलिंग तो वहां नहीं देगा आपको ऑप्शन में, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं पालना स्पेलिंग वगैरह। ड्यूडेनम बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये सब मिला, बाइल जूस मिल गया, एंजाइम्स मिल गए, खाना पच गया। यहाँ से आगे काय में जाएगा, ज्यूजेनम। अब ज्यूजेनम में क्या शुरू हो जाएगा, खाने में से जो पोषक तत्व है यानी कि न्यूट्रिएंट्स है, उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर दो संरचनाएं होती है, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको माइक्रोविली या विली बोलते हैं। विली पता है कैसे होती है, अगर आपने दांते देखे हो, वो इस तरह से, जैसे ये मेरी उंगलियां आप देखो, इस समय आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये ऐसे दांते लगे होते हैं, वो खाने को ऐसे खींचते हैं। कोई चीज में से रस निकालना हो तो कैसे निकालते, गन्ने का रस की आपने मशीन देखी होगी, उसमें से गन्ने को डालते तो पूरा उसमें से रस निकल जाता है और बचा हुआ आगे चला जाता है। ये ऐसी संरचना होती है, विलाय बोलते हैं, विलाय या विली। ये जुजेनम में लगी होती है, इलियम में भी लगी होती है। तो ये इलियम और जुजेनम में जो विलाई लगी होती है, क्या करती है, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को खींचती है। ऐसे उंगलियां, जैसे ऐसे उंगलियां है ना, इस तरह की, खाने में से ऐसे न्यूट्रिएंट्स को खींचती है। जैसे गन्ने के रस में से कैसा रस निकल जाता है और जो वेस्टेज है वो बाहर हो जाता है, उसी तरह से तो ये भी खाने में से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है और बचा हुआ जो है वेस्टेज उसको आगे निकाल देती है। इनको विली या माइक्रोविली बोलते हैं, याद रखना। ऐसे कंघे नुमा संरचनाएं होती है, दांते लगे होते हैं इसमें। ठीक है, और फिर क्या करती है, किसको दे देती है न्यूट्रिएंट्स, ब्लड को, खून को, है ना। खून में कैपिलरी एक्शन होती है, अभी अपन आगे फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व के जरिए फिर वो शरीर के अलग अलग अंगों तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वही यहाँ पे मैंने लिखा। उसके बाद खाना इलियम में गुजरता है, इलियम में से B12 और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, क्योंकि काम का होता है सारा का सारा, विटामिन भी तो चाहिए, तो विटामिन B12 वगैरह बाकी जो बचा हुआ रहता है उस सबको एब्जॉर्ब करके खाने को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब खाना खाना क्या बचा, अब तो वो सब ज्यादातर उसमें वेस्टेज ही रहता है, पर कुछ चीजें रहती है, जैसे पानी अभी भी काफी है, उसमें पानी नहीं निकला है, पानी को एब्जॉर्ब करना है, पानी का एब्जॉर्प्शन आगे होगा बड़े यहाँ। अभी खाने में से न्यूट्रिएंट तो निकाल लिए पर पानी नहीं निकाला है, पानी का एब्जॉर्प्शन आगे होगा। तो अब जो है चीजें पहुंच जाती है, यानी कि जो बची हुई चीजें वो कहां पहुंच गई, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत का जो शुरुआती हिस्सा होता है कॉलोन, ठीक है, तो कॉलोन में पहुंच गई। तो छोटी आंत में से खाना है, इसको आप इसमें डायग्राम में देख लो, ये बड़ी आंत है, जो आसपास आपको दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत, ये आसपास जो दिख रही है आपको, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी का शुरुआती हिस्सा जो है वो कोलोन कहलाता है। अभी तक खाने में से पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है, पानी को तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और कुछ और छोटे मोटे मिनरल्स वगैरह रहते हैं, जैसे कुछ मिनरल, जैसे
जिंक वगैरह हो गए, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ही खाना बाहर की तरफ जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो शुरुआती हिस्सा है जिसको कोलॉन बोलते हैं, कोलॉन में पानी और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरे तरीके से, ठीक है। जो बचा हुआ खाना होता है जिसको फेकेस बोलते हैं, उस फेकेस में से अब वो खाना जो है वो पूरे तरीके से आप उसको ना तो वेस्टेज बोल सकते हो ना खाना बोल सकते हो, उसके लिए अलग ही टर्म है जिसको फेकेस बोला जाता है। क्योंकि उसको खाना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट तो निकाल लिए, है ना, वो तो हमने जूजेनम और इलियम में निकाल लिए थे। अब उसमें से कई सारे न्यूट्रिएंट्स तो निकाल लिए गए, मतलब ड्यूडेनम के बाद जब खाना जूजेनम में जाता है तो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और जैसे ही जूजेनम में एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ खाने में से बहुत सारे पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं, तो अब आप उसको खाना भी नहीं बोल सकते, वेस्टेज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी उसमें काम की चीजें हैं, जैसे उसमें कुछ मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी है, तो पूरी तरह वेस्टेज भी नहीं है, तो उसको एक खास नाम दे दिया है फेकेस, ठीक है। ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है कोलोन वाले हिस्से में, बड़ी आंत का शुरुआती हिस्सा कोलोन है, उसमें ये फेकेस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को खींच लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसमें से पानी और इलेक्ट्रोलाइट जो काम की और चीजें बची है उसको निकाल लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर ये जो फेकेस है ये बड़ी आंत में रहता है जब तक कि शरीर में से बाहर नहीं निकल जाता, जब तक ये मतलब मलत्याग द्वारा, यानी कि एक तरीके से जब रेक्टम के जरिए शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक ये बड़ी आंत के अंदर ही रहता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, यहाँ पर पानी भी निकाल लिया, इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल लिए, अब जो बचा वो वेस्टेज है पूरी तरह, जिसको मल बोलते हैं ना, वो पूरी तरह से वेस्टेज है, वो किसी भी काम का नहीं है। अब वो यहीं पे स्टोर रहता है थोड़े समय, है ना, थोड़े समय स्टोर रहता है और फिर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसका जो आखिरी हिस्सा है कोलोन के बाद, उसको रेक्टम बोलते हैं, जिसको हिंदी में मलद्वार कहा जाता है, रेक्टम के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बाकी चीजें इसमें माइक्रो कुछ और चीजें भी होती है, पर आपको ध्यान इतना नहीं रखना है, ठीक है। सीकम, कोलम और रेक्टम, तीन हिस्से इसमें होते हैं ना, ये याद रखना। और फिर एनल कैनाल होती है, ठीक है ना, ये चार हिस्से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहले सीकम होता है, सीकम के बाद कोलॉन होता है, कोलॉन के बाद जो है वो रेक्टम होता है, रेक्टम या और रेक्टम के बाद जो है एनल कैनाल होती है। ये चार हिस्से जो है ये बड़ी आंत के होते हैं। खाना छोटी आंत से सीकम में आया, सीकम से कोलॉन में आया, कोलॉन में डिहाइड्रेट मतलब पानी निकाल लिया और कुछ इलेक्ट्रोलाइट से उसको निकाल दिया, फिर रेक्टम के जरिए बाहर निकल गया। एनल कैनाल तो कहीं रहता है कि नहीं रहता, मतलब रहता सभी प्राणियों में है, ऐसा नहीं नहीं रहता, पर वो कई कुछ किताबों में उसको मेंशन करते, कुछ में नहीं। रेक्टम आपको ध्यान रखिए, और फिर रेक्टम के जरिए खाना बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये रेक्टम और इसका काम क्या होता है, तो ये जो खाना मतलब जो वेस्टेज होता है, खाना नहीं बोलेंगे उसको, जो वेस्टेज होता है उसको मल बोलते हैं, जिसको फेकस बोलते हैं, मल बोलते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये काम रेक्टम और एनस का होता है। ये क्या करता है, जो फालतू चीजें जो हमारे शरीर के काम का नहीं है बल्कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, टॉक्सिक होता है वेस्टेज मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। खाना पच गया, पानी निकल गया, न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, भाई हमारा खाना पूरी तरह पच गया, पचने के बाद उसमें से ग्लूकोज निकाल लिया, एमिनो एसिड निकाल लिया, फैटी एसिड निकाल लिया, सारे विटामिन मिनरल फाइबर सब निकाल लिए, पानी निकाल लिया, अब उसमें क्या बचा, अब वो वेस्टेज होता है, और वेस्टेज होने के साथ साथ वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हानिकारक है, जहरीला है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो जो है वो रेक्टम के जरिए होता है ना, जो बचा हुआ फेकेस है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको डिफेकेशन या मलत्याग कहते हैं, है ना, डिफेकेशन या मलत्याग कहते हैं। अब ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो मैं आपको वैसे तो शरीर के इसके साथ साथ बताते चल रहा हूँ, एक बार और इसको मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है कि इनके अंदर पाचन नहीं होता,
डाइजेशन इनके अंदर नहीं होता, पर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे दांत खाने को कुतरते हैं, जो हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें से सलाइवा निकल के खाने में मिलती है। पेंक्रियाज अपनी तरफ से बहुत सारे एंजाइम्स देता है ना। हमारा जो लिवर है उसकी तरफ से बाइल जूस आता है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे एक्सेसरी ऑर्गन है, जो खाना इनके अंदर पचता नहीं है, पर ये खाने को पचाने में मदद करते हैं। कुछ कुतर के मदद करते हैं, कुछ एंजाइम देते हैं, कुछ बाइल जूस देते हैं। तो इनको आप देख लीजिए ना। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो है उसका काम क्या होता है, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, लार प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का शुरुआती पाचन मुंह के अंदर करता है। साथ ही साथ सलाइवा का एक और रोल है लुब्रिकेंट का। ये खाने को लुब्रिकेट कर देती है, जिसकी वजह से आसानी से फिसल जाता है खाना अंदर, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता। लार जब खाने में मिलती है तो उसको लुब्रिकेशन का काम करती है, यानी उसको स्मूथ बना देती है। और इस वजह से क्या होता है, खाना फ्रिक्शन नहीं होता, बल्कि आसानी से गटक लिया जाता है, निगल लिया जाता है। फ्राइनेक्स और एसोफेगस में फिसल करके अंदर चला जाता है। पहले फ्राइनेक्स में और फिर एसोफेगस में आसानी से फिसल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में। और बाकी अमाइलेज मिलकर के खाने को पचाता तो है ही। लार ग्रंथियों में जैसे उससे जो लार निकलती है, यानी कि जो सलाइवा निकलती है, उस सलाइवा के अंदर अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का शुरुआती पाचन मुंह में ही शुरू कर देता है। उसके बाद लिवर, लिवर की तरफ से बाइल आता है, बाइल जूस भी बोलते हैं उसको, पित्तरस। ठीक है, ये पित्तरस जो है पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया जाता है। और बाइल जूस जो है वो फैट को पचाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए अगर किसी का लिवर वगैरह खराब हो जाता है तो उसका उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जमा होने लगता है, क्योंकि ब्लड इसका वसा का यानी कि फैट का डाइजेशन ठीक से नहीं होता। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें से बाइल जूस निकलता है, और ये बाइल जूस जो है वो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। इसको पित्त की थैली बोलते हैं, पित्ताशय भी बोलते हैं गॉल ब्लैडर को हिंदी में। यहाँ पे क्या लिखा है, पित्त की थैली या पित्ताशय की थैली, दोनों ही लिख दिया है इसमें। इसी को पित्ताशय भी बोलते हैं और इसी को पित्त की थैली भी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है। पित्त की थैली इसलिए बोलते हैं गॉल ब्लैडर को, क्योंकि इसमें बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, प्रोड्यूस नहीं करता ये। प्रोड्यूस तो लिवर करता है, लेकिन लिवर जो है इसको दे देता है कि तो उसको स्टोर करके रख, जब जरूरत पड़ेगी तो काय को सप्लाई करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करेंगे। क्योंकि लिवर के पास बहुत सारे काम है, इसलिए वो बना तो देता है बाइल जूस को, बनाता वही है, प्रोड्यूस वही करता है, लेकिन वो स्टोरेज करने के लिए गॉल ब्लैडर को दे देता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है बाइल जूस, जब जरूरत पड़ती है तो वो सप्लाई किया जाता है छोटी आंत को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो बाइल जूस है ये भी खाने के मदद पाचन में मदद करता है, खासतौर पर फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में इसकी बहुत बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि यही जो बाइल जूस है ये इसमें मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे पोषक तत्वों का पाचन होता है। वही जो मैंने बताया यहाँ लिखा है कि ये स्टोर करता है और फिर उसको जब जरूरत पड़ती है छोटी आंत को दे देता है। इसका काम बनाना नहीं है गॉल ब्लैडर का, इसका काम है बाइल जूस को स्टोर करना और टाइम पड़ने पे पेट छोटी आंत को देना। उसके बाद पेंक्रियाज, मैंने कहा पेंक्रियाज जो इससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें कई सारे एंजाइम रहते हैं, वो अपन ने देख ही लिए थे सारे। ये एंजाइम्स के नाम है और वो क्या करते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये तमाम एंजाइम्स के नाम है, ये आपको देखना है कि ये क्या कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये तमाम एंजाइम जो है ये पेंक्रियाज से निकलते हैं और खाने को तोड़ते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है माल्टोज में। फिर पेंक्रियाटिक लाइपेज है, ये फैटी एसिड को फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर ट्राइप्सिन और क्राइमोट्राइप्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइप्सिन और क्राइमोट्राइप्सिन जो है ये बेसिकली जो प्रोटीन होता है पेप्टाइड, उसको पेप्टोड में, एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। तो ये सब काम जो है चलता है। तो ये सब एंजाइम है जो भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते जाते हैं।
आगे पचाते जाते हैं। जैसे अमाइलेज, एक तो अमाइलेज लाल ग्रंथियों से निकलता है, एक और अमाइलेज है जो जो कि पेनक्रियास से निकलता है, उसको बोलते हैं ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज। इसका नाम ही है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। तो ऐसी तरह से ये सभी एंजाइम जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते जाते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। ये यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख लेना बढ़िया से। यहाँ पर आकर के हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। ये सारे एंजाइम जरूर पढ़ लेना, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है और किस चीज को काय में तोड़ता है ना। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल है या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ा जाए, क्योंकि बॉडी उसी को समझती है, छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल को, वो उसी को प्रोसेस कर सकती है, इसीलिए आचरण होता है। देखिए ये रेक्टम है, यहाँ पर आप देखिए 11 नंबर पे रेक्टम है और नीचे आपको जो दिख रहा है वो एनस है, जिसको एनस पाइप भी बोलते हैं। तो ये रेक्टम में खाना जो वेस्टेज होता है, मल जिसको बोलते हैं फीकस, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर यहाँ से एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिसको डिफेकेशन बोलते हैं, मल त्याग, डिफेकेशन या मल त्याग। तो यहाँ पर ये जो बड़ी आंत है ना, ये आसपास आपको चारों तरफ ये जो दिख रहा है ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहले होता है सीकम, फिर होता है कोलोन, फिर होता है रेक्टम और फिर होता है आपका ये एनस, या एनस पाइप भी बोल देते हैं। यहाँ पे ये सीकम है, ये कोलोन है, ये रेक्टम है, यहाँ पे ये रेक्टम है और ये यहाँ पे खाना में से पानी को निकाला जाता है और कुछ और तत्वों को, और बाकी फिर स्टोर रहता है, जो वेस्टेज मटेरियल रहता है जिसको फीकम बोलते हैं, फिकस यहाँ पर स्टोर रहता है। ठीक है, और फिर जरूरत जब उसका टाइम आता है तो बाहर निकाल दिया। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पे। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन मतलब जो शरीर में काम की चीज नहीं है, वेस्टेज है या टॉक्सिक चीज है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन सिस्टम काम करता है, जो अंगों का तंत्र काम करता है, उसको क्या बोला जाएगा, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में मानव उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसका मतलब होता है जो खाना हमने खा पी लिया है उसको बाहर निकाल देंगे, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा इसका मतलब होता है कि शरीर में ऐसी चीजें जो या तो वेस्ट है, काम की नहीं है, या फिर जो टॉक्सिक है यानी कि जहरीली है, उनको बाहर निकालने के लिए जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग अंगों का क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये डायग्राम बार बार आएगा। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन वो है कि द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स responsible for filtering waste products from the blood and eliminating them from the body in the form of urine. ठीक है, तो जो एक बात याद रखो कि जो वेस्ट रहता है शरीर में, यानी जो काम का नहीं है, वेस्टेज है, या फिर जो टॉक्सिक, ये वेस्टेज ही टॉक्सिक भी हो सकता है, कई बार टॉक्सिक नहीं भी होता है। वेस्टेज दो तरह का होता है, देखो, एक चीज तो ऐसी है कि जो वेस्ट है ना, जो कि सिर्फ वेस्ट है, और दूसरा ऐसा वेस्ट जो कि वेस्ट भी है और टॉक्सिक भी, यानी जहरीला है, विषाक्त है, हानिकारक है। जैसे आपके घर में भी ऐसा होता है, जैसे एक वेस्ट तो वो है जो पड़ा है, ठीक है, जैसे घर में कोई फर्नीचर है, काम का नहीं, टूट फूट गया है, कुर्सी है टूट गई है, कागज है मान लो आपका, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा सिवाय जगह घेरने के, ठीक है। लेकिन कुछ वेस्ट होते हैं जो हानिकारक है, जैसे मान लो घर में चूहा मर गया, तो वो वेस्ट भी है और टॉक्सिक भी है। ऐसे दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक केवल वेस्ट कोई नुकसान नहीं कर रहा पर काम का भी नहीं है,
और दूसरा वो जो काम का तो है ही नहीं, साथ ही साथ जहरीला भी है, हानिकारक भी। तो इन सभी को शरीर से बाहर निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके लिए जो पूरा अंग समूह काम करता है, वो पूरा का पूरा जो फंक्शनैलिटी है, अलग अलग अंग है, क्या क्या काम होता है, वो सब एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं यूरिन के फॉर्म में जो हमारे शरीर से वेस्टेज निकलता है। जो हम वेस्टेज रेक्टम से निकाल रहे हैं वो तो हो गया खत्म, वो तो डाइजेशन का ही हिस्सा है। जो ठोस या जो सॉलिड वेस्टेज होता है वो तो हम निकाल चुके होते हैं ज्यादातर डाइजेशन सिस्टम में। यहाँ पर हम बात करेंगे यूरिन के बाद, यूरिन है या पसीना है उसकी बात करेंगे। वैसे तो हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी फेफड़े से बाहर निकालते हैं, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही है। एक्सक्रीशन का मतलब केवल यूरिन से नहीं होता है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए बाहर छोड़ रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, उत्सर्जन ही है। उसके अलावा हम जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, स्वेट, ये भी एक तरह का क्या है, एक्सक्रीशन ही है, ये भी उत्सर्जन है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के किसी काम की नहीं है बल्कि हानिकारक है, तो उसको फेफड़े बाहर फेंक देते हैं, तो वो भी एक तरह का उत्सर्जन ही हो गया ना। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, वही ऑक्सीजन लेकिन अंदर जाके क्या बदल जाती है, CO2 में बदल जाती है। मैंने आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बताया है ना, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। अभी एटीपी तो हम लोग कंज्यूम कर लेंगे ऊर्जा, पानी भी शरीर के काम का है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड काम की नहीं है, इसलिए इसको बाहर फेंका जाता है, तो ये भी एक तरह का उत्सर्जन है। फिर जो पसीना निकलता है वो भी हमारे काम का नहीं होता, इसलिए बाहर निकालती है बॉडी। बॉडी अगर किसी भी चीज को बाहर निकालने में काम करनी है या फिर टॉक्सिक है, या तो काम ही का नहीं है या फिर टॉक्सिक है, तो वो सब भी उत्सर्जन में आते हैं। बाकी मेनली हम यूरिन का फॉर्मेशन और उसके जरिए ब्लड की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना वगैरह देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन बेटा कौन सा होता है, किडनी होता है। ठीक है, किडनी के बाद अगला होता है आपका, चलो पहले अपन यहीं से देखना शुरू करते हैं। वैसे किडनी के बाद जो है और भी कई ऑर्गन्स इसके लिए है, तो सबसे पहले अपन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, किडनी जो होती है ऐसी बीन यानी राजमा की शेप की होती है। ठीक है, और इसको जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क हॉर्स बोला जाता है, क्योंकि ये उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे खून में, हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जो अतिरिक्त पानी है, एक्सेसिव पानी होता है, या फिर जो सॉल्ट्स होते हैं जो किसी काम के नहीं है, उसको छान लेके अलग कर देता है खून में से। ठीक है, आप बोलेंगे सर किडनी कहाँ होती है, किडनी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसकी दोनों तरफ होती है, दो किडनी है ना। किडनी दो होती है मनुष्य के शरीर में और रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये दो किडनी, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के साइड में एक इधर और एक इधर, ऐसी दो किडनियां होती है। हालांकि जीवन जीने के लिए एक किडनी काफी होती है, जब एक खराब हो जाती है तो दूसरी काम करने लगती है। एक जो है वो उसमें रहती है, स्पेयर में रहती है। एक किडनी से आदमी जी सकता है, लेकिन वो खराब हो जाए तो फिर दूसरी किडनी की जरूरत पड़ती है, वरना एक किडनी काफी है। एक तो स्पेयर में रहती है कि एक खराब हो जाएगी तो दूसरी उसका काम कर देगी, क्योंकि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल्टर करती है ब्लड को। किडनी का मेन काम क्या होता है, ब्लड की फिल्टरिंग करना, ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर क्या करती है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड में जो वेस्टेज चीजें होती है, जैसे एक्सेसिव पानी होता है, जितना पानी चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पानी है तो काम का नहीं है, तो जो अतिरिक्त पानी होता है, फिर कुछ लवण होते हैं, सॉल्ट्स, बॉडी के अंदर कुछ लवण होते हैं जो काम के नहीं होते या एक्सेसिव होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और वेस्टेज मटेरियल ब्लड के अंदर रहता है, तो इन सभी को ये क्या करती है, फिल्टर करती है। जब ब्लड का कैंसर होता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है, इसलिए बार बार डायलिसिस होता है। आपने देखा होगा ना, किसी का अगर ब्लड का कैंसर हो गया तो उसको डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है हर 8-10-15 दिन में, क्योंकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना बंद हो जाता है, क्योंकि किडनी काम करना बंद कर दी तो क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफाई होना बंद हो जाएगा, तो फिर उसको आर्टिफिशियली प्यूरिफाई करना पड़ता है। उस ब्लड को बाहर निकाला जाता है और शुद्ध ब्लड जो है अंदर सप्लाई कर किया जाता है।
इसको बोलते हैं डायलिसिस। हर 15-20 दिन में करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड खराब हो जाता है थोड़े थोड़े दिन में, तो उसको बदला जाता है। अब किडनी अगर काम करेगी तो अंदर ही साफ हो जाएगा, लेकिन अगर किडनी साफ नहीं, काम नहीं कर रही है, तो फिर ब्लड को क्या करना पड़ेगा, इम्प्योर को बाहर निकाल करके फिर प्योर ब्लड अंदर चढ़ाना पड़ता है। तो ये दो किडनियां होती है जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ लगी रहती है। एक किडनी खाती है पर एक जो है वो एक्सेस में रहती है, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना हो तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि खून जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, उसमें वेस्टेज मिल जाएगा, तो क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये इसको छानते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं, पानी और लवणों को भी छान लेते हैं। उसके बाद होता है आपका यूट्रस, जिसको मूत्रवाहिनी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। यूट्रस जो है ये दो पतली पतली सी नलिकाएं यानी कि ट्यूब्स होती है, जिनमें यूरिन होता है, ठीक है। ये जो है हर किडनी से यूरिन लेती है और उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है, जिसको हम मूत्राशय बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है, ठीक है। और इसकी दीवारों पर ऐसी चिकनी चिकनी मतलब एक मांसपेशिया जो मसल्स होती है, वो क्या करती है, वो यूरिन को नीचे की तरफ धकेलती है। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से निकली है, यहाँ से, ये दोनों जो है ये मूत्र वाहिनियां हैं, यूरेटर ये है, और ये जो है हमारा क्या है, मूत्राशय, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और ये यूरेथ्रा है, जिससे बाहर निकलता है यूरिन, ठीक है। तो ये दोनों किडनी जो है ये तो यूरिन बनाने का काम करेंगी। किडनी क्या बनाती है, यूरिन बनाती है। यूरिन कैसे बनाती है, तो ब्लड को फिल्टर करती है, पानी को फिल्टर करती है, ठीक है। और जो वेस्टेज होता है उससे यूरिन बन जाता है, ठीक है। ब्लड को भी फिल्टर करेगी, उसमें से सॉल्ट, एक्सेसिव वाटर और वेस्टेज को निकालेगी, पानी को भी करेगी। और हर यूरिन से एक नली निकली होती है, जिसको क्या बोला जाता है, मूत्र नलिका या यूरेटर, ठीक है। यूरेटर या मूत्र नलिका। ये जो यूरेटर या मूत्र नलिका होती है, ये क्या करती है, यूरिन को कहाँ ले आती है, यूरिनरी ब्लैडर में ले आती है। इसकी जो मांसपेशियां होती है, इसकी दीवारों पे बहुत ही पतली सी होती है और चिकनी सी होती है, तो ब्लड जो है, यूरिन जो है, फिसल करके कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया, यही तक आपको देखो। उसके अलावा होता है लंग्स और स्किन। मैंने आपको बताया लंग्स जो है वो क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए CO2 बनती है, मैंने आपको बताया ना, हर सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी में, हर सेल के अंदर क्या हो रहा है बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन अंदर मतलब लेते तो हवा ही है, हम लोग, हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, मैं अभी आपको इसको रेस्पिरेशन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को फिल्टर कर देते हैं। जैसे हम जब इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करके हम लोग हवा को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो ऑक्सीजन है काय को दे दी जाती है, ब्लड को दे दी जाती है। ब्लड के जरिए कहाँ पहुंचती है, पहले और ऑर्गन में पहुंचती है, ऑर्गन से टिश्यूज में जाती है, और टिश्यू से काय में चली जाती है, सेल में चली जाती है। अब सेल में इसी ऑक्सीजन, ये जो ब्लड में ऑक्सीजन है, ये सेल में चली जाती है। अब सेल में इसको काय से रिएक्शन होती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो कि हमने खाने में ग्रहण किया है, खाने और पच के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। इस ग्लूकोज के साथ ब्लड में मिली हुई इस ऑक्सीजन की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन होती है, और इसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, ओटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में, सॉरी, ओटीपी ध्यान रखें। और इसके बाद फिर क्या होगा, तो इसके बाद सीधी सी बात है कि इसके बाद
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस उसी रूट को फॉलो करते हुए लंग्स तक आएगी। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अब ये शरीर के किसी काम की नहीं है, शरीर के किसी काम की नहीं है, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले सेल में थी, सेल में बनी, सेल से टिश्यू में आई यानी उत्तक में आई, उत्तक से काय में आ गई, ऑर्गन में आ गई, ऑर्गन से फिर काय में आ गई, तो ऑर्गन से ये आ जाती है लंग्स तक, और फिर लंग्स इसको बाहर फेंक देते हैं। जिस रास्ते को फॉलो करके कार्बन डाइऑक्साइड गई थी उसी रास्ते को फॉलो करके, मतलब फॉलो बैक करके CO2 बाहर आती है। ऑक्सीजन जिस रास्ते से अंदर जाती है उसी रास्ते से CO2 बाहर आ जाती है। ये भी खून में मिलके आती है, इम्प्योर ब्लड में, है ना, मतलब ब्लड इम्प्योर कहलाता है CO2 होती है अगर उसमें। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो प्योर ब्लड है, जो कि अंदर की तरफ जाता है फेफड़े से। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिली होती है तो ब्लड कहलाता है प्योर ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है। और वो फेफड़े से होते हुए फिर अंदर तक जाता है, और वापसी में उसी ब्लड में क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, ऑक्सीजन के जरिए तो ATP में ऊर्जा बन गई, ऑक्सीजन वहां पे समाप्त हो गई। ऑक्सीजन का तो प्रयोग हो गया ना रिएक्शन में, क्योंकि इसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के तो ग्लूकोज ने रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, उससे तो ATP बन गई, ATP के फॉर्म में एनर्जी बन गई, तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, बच क्या गई, CO2। तो यही CO2 खून में मिल जाती है। अब वापसी में जब खून आता है तो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या मिली रहती है, CO2। अब ये इम्प्योर ब्लड जो है वो फेफड़े तक जाता है, और फेफड़े मतलब हार्ट तक जाता है, वहां से वो शुद्ध होता है, उसमें से CO2 निकाल दी जाती है, फेफड़े को सौंपी जाती है, और हम फेफड़े के जरिए फिर वापस CO2 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हम अभी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसको डिटेल में देखेंगे। पर जिस ब्लड मतलब जो खून में ऑक्सीजन मिली रहती है वो प्योर ब्लड होता है, वो अंदर की तरफ जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से CO2 मिला हुआ इम्प्योर ब्लड बाहर आता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खपत हो जाती है अंदर और बन जाती है CO2, वही खून में मिल करके वापस आती है इम्प्योर ब्लड के। फिर उसको जो है फेफड़ों को सौंपा, मतलब रक्त जो है वो इम्प्योर होता है, हार्ट में जब जाता है इम्प्योर ब्लड तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और लंग्स को दे दी जाती है, और लंग्स जो है उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद है। उसके बाद त्वचा, त्वचा जो हमारी स्किन होती है, स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, है ना। स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है, और इसके जरिए पसीना बाहर निकाला जाता है, जो एक्सेसिव पानी होता है या एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं उसको पसीने के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो त्वचा भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, त्वचा यानी स्किन। याद रखना, स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन किसको माना जाता है शरीर में, स्किन को माना जाता है, क्योंकि स्किन पूरे शरीर पे ही है, इसीलिए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन को माना जाता है, क्योंकि पूरे शरीर पे ये एक उत्सर्जक अंग भी है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। त्वचा एक उत्सर्जक अंग भी है, क्यों है, कैसे है, क्योंकि ये पसीना निकालती है, पसीना त्वचा से बाहर निकलता है। जो हमारे शरीर में अतिरिक्त पानी होता है या जो लवण होते हैं यानी जो सॉल्ट्स होते हैं उनको पसीने के जरिए ये बाहर फेंक देती है, तो इसीलिए ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये क्यों करती, ताकि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर लेवल कंट्रोल, टेम्परेचर लेवल कंट्रोल रखने के लिए भी इसका यूज है। आप देखें, जैसे ही आप भागते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है दौड़ोगे तो, क्यों, क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब इसको तुरंत कम करना पड़ेगा। और कम कैसे होगा, जब आप कुछ सॉल्ट मिनरल्स बाहर निकाल, तो वो पसीने के जरिए होता है। आप दौड़ते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, औसत से ज्यादा हो जाता है, औसत 37 डिग्री होना चाहिए, है ना, एवरेज जो है वो नॉर्मली 37 डिग्री 37 डिग्री, अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है। तो ये पसीना आता है, और पसीना क्या करता है, एक्सेसिव वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखना, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में इसका बहुत योगदान होता है, और जो फालतू चीजें होती है उसको स्वेट के जरिए निकाल देता है। ठीक है, अब बाकी लिवर वगैरह बचा हुआ है, इसको अपन कल देखेंगे ना, थोड़ा सा और बचा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। थोड़ा सा और बचा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको कंप्लीट करके फिर श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम की तरफ चलेंगे, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ चलेंगे।
देखो एक एक करके हमको ह्यूमन एनाटॉमी को सिंपल पढ़ना है, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीप डाउन डॉक्टर नहीं बन रहे हैं अपन, अपने को डॉक्टर ही नहीं करनी है। तो थोड़ा सा और बचा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको कंप्लीट करवा दूंगा और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।